हमारी कहानी एक ऐसे लड़के से शुरू होती है जिसका पेट कभी न भरने वाला एक बॉटमलेस पिट है। इसीलिए उसके पेरेंट्स ने सिर्फ उसके लिए एक क्रिमेटोरियम खोल दिया। दरअसल इस प्रोफेशन का एक अनरिटन रूल है। यहाँ लाए गए डीमन बीस्ट में हमेशा थोड़ी बहुत रेसिडुअल एनर्जी बची रह जाती है। दशकों पहले दुनिया पर अचानक अनगिनत डीमन बीस्ट ने हमला कर दिया था और जिंदा रहने के लिए इंसानों को खून की भारी कीमत चुकानी पड़ी। वक्त के साथ उन्होंने डीमन ब्लड और कोर्स को कंज्यूम करके और भी ज्यादा ताकतवर होना सीख लिया। लेकिन पीछे छूट गए कार्कसेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गए। चाहे कच्चा हो या पका हुआ, जिसने भी इस मीट को खाया उसकी मौत पक्की थी। नो एक्सेप्शंस। फिर भी हर साल हजारों बीस्ट मारे जाते हैं। अगर इन कार्कसेस को जल्दी हैंडल नहीं किया गया तो ये सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन बन जाते हैं। और ठीक इसी वजह से डीमन क्रेमेटोरियम्स बनाए गए थे। इसी बीच जैसे जैसे जांग चन बड़ा हुआ, रेसिडुअल ब्लड की वो छोटी सी बूंदें उसकी भूख मिटाने के लिए काफी नहीं थी। स्टार्वेशन की कगार पर पहुंचकर अपने पिता जांग वानली को एक मैसिव कार्कस उठाने में मदद करते हुए वो एक सीधा सा सवाल पूछता है, डैड, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मेरा सच में इस मीट का एक बाइट खाने का मन कर रहा है। ये सुनते ही वानले के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल जाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुन बच्चे, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, डीमन बीस्ट खाने के लिए नहीं होते। ये बिल्कुल भी खाने के लिए नहीं बने। अगर तूने इस मीट पर आंख भी डाली तो मैं यहीं के यहीं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। दूसरी तरफ शिन अफसोस के साथ देखता है और सोचता है कि ये कितने अच्छे मीट की बर्बादी है जो पक्के तौर पर उसकी भूख मिटा सकता था। अपने बेटे की बड़बड़ाहट सुनकर वेले समझ जाता है कि लड़का फिर से जिद कर रहा है और फैसला करता है कि अब इसे एक सीरियस लेसन सिखाने का वक्त आ गया है। वो दीवार पर लिखे बड़े बड़े कैरेक्टर्स की तरफ इशारा करता है और चुन पर चिल्लाते हुए उन्हें एक एक करके जोर से पढ़ने को कहता है। डीमन बीस्ट्स खाने लायक नहीं होते। जो भी इन्हें खाएगा उसकी आंखें लाल हो जाएंगी और वो सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन में बदल जाएगा। चुन उधर ही देखता है जहां उसके पिता इशारा कर रहे थे, लेकिन वो इतना ड्राउजी था कि दीवार पर लिखे शब्दों को मुश्किल से ही पढ़ पा रहा था। उसके इस बेतुके जवाब ने पल भर के लिए उसके पिता को गुस्से से भर दिया, लेकिन लड़के की मासूम आंखों को देखकर वैनली का गुस्सा पलक झपकते ही गायब हो जाता है। अंदर ही अंदर उसे गिल्ट का एक गहरा एहसास होता है। उसके बेटे ने अपने जन्म के दिन से लेकर आज तक कभी भी पेट भरा हुआ महसूस नहीं किया था। वो कहता है, ये ऐसा नहीं है कि तू खाना नहीं चाहता, बल्कि ये मेरी हार है कि मैं तुझे खिला नहीं पाया। लेकिन ये मीट सच में एक पॉइजन है। मैं जाकर डिनर देखता हूँ। फिलहाल के लिए तू अकेले ही इन कुछ कार्कसेस को हैंडल कर ले, वानली कहता है, और वहां से दूर जाते हुए उसकी परछाई धीरे धीरे गायब हो जाती है। इधर डीमन बीस्ट कार्कसेस के साथ अकेला छूट जाने के बाद चिन एक आयरन टेल ईगल की खुरदरी स्किन को घूरते हुए जोर से अपना थूक गटकता है। ये कम से कम एक थर्ड टियर बीस्ट लग रहा था। और जैसे ही वो बिना मन के उसे इंसिनरेटर की तरफ खींचने लगता है, अचानक कुछ अजीब होता है। उसकी पॉकेट में उठने वाली एक तेज सीयरिंग हीट उसे रुकने पर मजबूर कर देती है और पलक झपकते ही एक मिस्टीरियस बुक हवा में उड़ने लगती है। वो हैरानी से सोचता है कि कैसे एक दोस्त के लिए खरीदी गई साधारण सी पिक्चर बुक इस तरह बदल सकती है, लेकिन उसके पास रिएक्ट करने का वक्त ही नहीं था। एक ब्राइट फ्लैश उसकी आंखों को अंधा कर देती है और जब वो आखिरकार अपनी आंखें खोलता है तो वो गोल्डन बुक सीधे उसके दिमाग के अंदर गायब हो चुकी थी। वो बिना सोचे समझे अपना सिर झटकता है, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने बड़े बड़े गोल्डन कैरेक्टर्स हवा में तैरने लगते हैं। एक ऐसा नजारा जिसने उसे पूरी तरह सुन्न कर दिया था। वो सोचता है कि क्या आखिरकार भगवान को उसके खाली पेट पे तरस आ ही गया। हालांकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये ट्रेजर असल में क्या है। पल भर की खामोशी के बाद वो अपने इरादों को मजबूत करता है और खुद से कहता है कि दौलत और किस्मत सब भगवान के हाथ में है। वो जंग में मरने के लिए तैयार था, लेकिन भूख से मरना उसे कतई मंजूर नहीं था। उधर तभी उसके पेरेंट्स तेजी से भागते हुए उसके पास वापस आते हैं। उसकी माँ याओ जिंग घबराहट में चिल्लाते हुए कहती है कि उन्हें कुछ वक्त के लिए बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट सिटी में रहने वाले उसके ग्रेट अंकल की हालत बहुत नाजुक है। चुन, जो पहले से ही डीमन मीट को चखने का बहाना ढूंढने में लगा हुआ था, उसके दिमाग में जो पहला ख्याल आया उसने बिना सोचे समझे बोल दिया, ये तो बहुत शानदार मौत है। उसके ऐसा कहते ही वहां की हवा एकदम ठंडी पड़ जाती है और उसकी माँ के चेहरे पर गुस्सा छा जाता है। वो उससे पूछती है कि उसके कहने का आखिर क्या मतलब है, और अपनी गलती का एहसास होते ही चिन एक डेस्परेट एक्सक्यूज बनाने के लिए छटपटाने लगता है। वो सफाई देते हुए कहता है कि उसका मतलब था कि यह बहुत जल्दी हो गया, और जोर से सोचता है कि उसके ग्रेट अंकल को इतनी कच्ची उम्र में क्यों गुजरना पड़ रहा है। आखिर 80 साल तो एक एडवेंचर के लिए जिंदगी का प्राइम टाइम होता है। याओ जिंग बस नाक भौं से कोड़ती है और उसे घर पे रहकर तमीज से बर्ताव करने को कहती है। उसने पहले ही उसके स्कूल में कॉल करके लीव ऑफ एब्सेंस की रिक्वेस्ट डाल दी थी और उसे समझा दिया था कि उनके पीछे से उसे क्या क्या करना है। अगर कोई भी डीमन बीस्ट लेकर आता है तो उसे स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना है। एक ऐसा मौका जिसने अंदर ही अंदर चुन को खुशी से उछलने पर मजबूर कर दिया था। चूंकि वो मुश्किल से ही अपना पेट भर पाता था, इसलिए वो स्कूल में कभी भी अपने कल्टीवेशन लेसन्स के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया था। वैसे भी एक क्रेमेटोरियम के फ्यूचर मैनेजर के तौर पर
उसे लगता था कि उसके हायर एजुकेशन के चांसेस तो शुरुआत में ही डेड ऑन अराइवल हो गए थे। अपनी एक्साइटमेंट को दबाते हुए वो उन्हें एक सेफ ट्रिप की शुभकामनाएं देता है, जबकि उसके पिता वानली उसे अभी भी एक गहरी चिंता के साथ देख रहे थे। अपने बेटे के समझदार लगने वाले चेहरे को देखकर वॉनली एक गहरी सांस लेता है और कहता है कि उसने कैबिनेट में कुछ पैसे रख दिए हैं ताकि अगर भूख बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो कहाँ आए। वो चुन को सुझाव देता है कि वो एक बॉटल डीमन बीस्ट एसेंस ब्लड खरीद ले और अपनी माँ को परेशान करना बंद कर दे। चिन तुरंत वादा करता है कि वो समझ गया है। इसी बीच उसके पेरेंट्स के जाने के 1 घंटे बाद हम देखते हैं कि चिन उस आयरन टेल ईगल को पकाने के लिए इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करने के इरादे से एक ट्रेडिशनल मेडिसिन शॉप की तरफ बढ़ रहा है। वो शॉपकीपर अंकल जॉन को उनके स्टॉक की गिरती हुई क्वालिटी को लेकर चढ़ाता है और मजाक में फेक्स बेचने के जुर्म में रिपोर्ट करने की धमकी भी देता है। ओल्ड जॉन हंसते हुए बात टाल देते हैं और दावा करते हैं कि फेक हर्ब्स बेचना वैसे भी ज्यादा आसान है, और दोनों कुछ पल के लिए हल्की फुल्की आइडल बैंटर करते हैं। चुन अपनी शॉपिंग लिस्ट उन्हें थमा देता है, जिस पर ओल्ड जॉन एक सरसरी निगाह डालते हैं और कहते हैं कि इसमें तो बस कुछ इनएक्सपेंसिव ट्राइफल्स ही हैं। वो चुन से खुद ही हर्ब्स निकालने को कहते हैं। बिल सेटल करने के बाद वो नौजवान तेजी से अपने घर की तरफ वापस निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में एक जानी पहचानी शक्ल उसके सामने आ खड़ी होती है, जिसे देखते ही चिन का पूरा शरीर पल भर में तनाव से भर जाता है। आवाज गूंजती है, लिटिल बॉटल इधर आ। वो आवाज उसी निकनेम का इस्तेमाल करती है जो चुन को स्कूल में मिला था। बचपन से ही उसे जिंदा रहने के लिए डीमन बीस्ट एसेंस ब्लड की जरूरत पड़ती थी, लेकिन इसकी कीमत अक्सर उसके परिवार की मामूली हैसियत से बहुत बाहर होती थी। स्कूल के दिनों में उसे अक्सर उन एसेंस बॉटल्स में बची खुची बूंदों को चाटना पड़ता था जो स्कूल की तरफ से स्टूडेंट्स को दी जाती थी। उसके ज्यादातर क्लासमेट्स उन बॉटल्स के बॉटम में बची हुई चंद बूंदों को नीची नजर से देखते थे, लेकिन चुन के लिए वो एक नेसेसिटी थी। वक्त के साथ लिटिल बॉटल और ब्रदर बॉटल वो मॉकिंग टाइटल्स बन गए, जिनका इस्तेमाल करके वे उसे चिढ़ाते थे। सच कहा जाए तो ये थोड़ा क्रूअल था। वापस प्रेजेंट में आते हुए वो पलटता है और एक चापलूसी भरी मुस्कान बिखेरते हुए उस आदमी को अपने बिलवेड प्रिंसिपल के रूप में ग्रीट करता है। लेकिन प्रिंसिपल उसके इस नाटक में फंसने वाले नहीं थे और वो कहते हैं कि वो खास तौर पर चुन को ढूंढने और उसे एक स्टर्न वार्निंग देने के लिए आए हैं। वो उस लड़के को लॉनलन का इस्तेमाल करके फ्री फूड और ड्रिंक्स एंटने से बाज आने को कहते हैं और शिकायत करते हैं कि उसकी इस हरकत से खुद उनकी रेपुटेशन मिट्टी में मिल रही है। अगले 5 मिनट तक प्रिंसिपल का मुंह 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं होता और वो एक के बाद एक रिलेंटलेस और हीटेड लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। जिस लान की वो बात कर रहे थे वो डोंग फैंग लान थी, एक ऐसी लड़की जिसने अपने पिता के डीमन बीस्ट से लड़ते हुए मारे जाने के बाद उसके स्कूल में ट्रांसफर लिया था। ये बात सब जानते थे कि चुन और डोंग फैंग लान बचपन के दोस्त थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता उनके रास्ते अलग होने लगे। जैसे जैसे चिन की भूख बढ़ती गई, डोंग फैंग लान और भी ज्यादा आउटस्टैंडिंग होती गई और उसके चाहने वालों की भीड़ बढ़ने लगी, और यहीं से उसने अपना खेल शुरू किया। उसने एक ऐसा डिसीजन लिया था जो पूरी तरह से लैन की मर्जी के खिलाफ था। जो भी चाहता था कि वो उसे अकेला छोड़ दे, उसे कीमत चुकानी पड़ती थी, और शुरुआत कम से कम 5 बॉटल्स ऑफ एसेंस ब्लड से होती थी। जब तक वो अपनी यादों से बाहर आता है, हम देखते हैं कि वो अपनी इस छोटी सी स्कीम के जरिए सेवरल 100 बॉटल्स ऑफ डीमन बीस्ट एसेंस ब्लड इकट्ठा करने में कामयाब होया था। उधर प्रिंसिपल का डेली लेक्चर आखिरकार खत्म होने की कगार पर था और चिन के चेहरे पर हमेशा की तरह वही बेफिक्री देखकर वो फ्रस्ट्रेशन में एक गहरी सांस लेते हैं। वो एक फाइनल वार्निंग देते हुए चिन को ल्यूजी नाम के एक स्टूडेंट से दूर रहने के लिए कहते हैं। चूंकि वो लड़का एक बहुत ही पावरफुल बैकग्राउंड से आता था, प्रिंसिपल उसे सावधान रहने की चेतावनी देते हैं, वरना ली उसके साथ पूरा हिसाब बराबर कर लेगा। फिर हैरान करते हुए वो चिन के हाथ में एसेंस ब्लड की कुछ और बॉटल्स थमा देते हैं। वो बड़बड़ाते हैं कि उन्हें नहीं पता कि आखिर चिन का पेट कैसे काम करता है, और कहते हैं कि उनके खुद के पोते ने भी कभी इतना कंज्यूम नहीं किया जितना इस लड़के ने कर लिया है। प्रिंसिपल झल्लाते हुए कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे चिन कुछ भी और सब कुछ खा सकता है, और फिर पीछे मुड़कर धीमी आवाज में गालियां बकते हुए वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम वापस इंसिनरेशन रूम में लौटते हैं, जहां चुन जल्दबाजी में एक आयरन पॉट तैयार करता है और उस आयरन टेल ईगल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना शुरू कर देता है। वो उस मीट को पॉट में डालता है और उसे आधे घंटे से भी ज्यादा वक्त तक धीमी आंच पर पकने देता है, जब तक कि एक माउथ वाटरिंग अरोमा पूरी हवा में नहीं फैल जाती। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, उस डिलिशियस सेंट को रोकना उसके लिए मुश्किल होता जाता है, जब तक कि आखिरकार वो खुद पर काबू नहीं रख पाता। जिस पल वो एक ड्राइड मशरूम का टुकड़ा चखता है, उसके दिमाग में एब्सोल्युटली डिलिशियस जैसे शब्द गूंज उठते हैं, जो कि सच में एक गजब का रिएक्शन था। और उसी पल जैसे ही वो मशरूम गले से नीचे उतरता है, उसे एहसास होता है कि उसे बिल्कुल डीमन बीस्ट एसेंस ब्लड पीने जैसी ही सेंसेशन महसूस हो रही है। हालांकि वो फीलिंग बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं थी, लेकिन फिर भी वो साफ तौर पर उस एनर्जी को अपने शरीर में दौड़ते हुए महसूस कर सकता था, जिसने उसे पूरी तरह चौंका दिया था। इसलिए वो बिना किसी परवाह के अपना पेट भरकर खाने का फैसला करता है। वो सोचता है कि अगर उसे मरना ही है तो क्यों न पेट भरकर मारा जाए। इसके अलावा वो खुद से कहता है कि अगर वो उनके सिर पर एक बोझ बनकर नहीं रहेगा, तो उसके पेरेंट्स हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं और एक और बच्चा पैदा कर सकते हैं। देखा जाए तो यह सच में एक बेहद डार्क थॉट था। यह सब सोचते हुए
वो और भी ज़्यादा पागलों की तरह खाने लगता है और महज आधे घंटे के अंदर उसने हड्डियों के अंदर से मैरो को भी 5 बार चूस लिया था। इतने सालों में पहली बार उसे आखिरकार समझ आया कि पूरी तरह से सेटिस्फाइड और पेट भरा होने का एहसास कैसा होता है। वो सोचता है कि इतने सालों की वो भूख और सैक्रिफाइस आखिर किस लिए था। लेकिन जैसे ही वो अपने उस पहले भरपेट खाने के बारे में सोच ही रहा था, हालात बदलने लगे। अचानक उसके पेट में एक हल्की सी डिस्कम्फर्ट उठने लगी और पलक झपकते ही उसके शरीर का एक एक सेल अजीब तरह से एक्टिव और जिंदा हो उठा, इससे पहले कि वो समझ पाता कि आखिर क्या हो रहा है। एनर्जी का एक जबरदस्त तूफान उसके लिम्स और उसके पूरे वजूद में दौड़ने लगा। वो सोचता है कि क्या ये स्कूल का वही फ्रस्ट्रेशन था जो अब बाहर आ रहा था। सालों से वो इतना भूखा था कि उसका पेट सचमुच उसकी स्पाइन से जा लगा था। उस वक्त वो एक कल्टीवेटर बनने के लिए एनर्जी की एक छोटी सी चिंगारी भी नहीं जुटा पाता था, लेकिन अब जब उसका पेट भर चुका था, उसकी पावर अचानक से जाग रही थी। उसे एहसास हुआ कि असल में उसके शरीर को इससे पहले कभी सेटिस्फैक्शन मिला ही नहीं था, और जहां एक तरफ वो खुशी से भर उठा था, वहीं उसने गौर किया कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक उसकी आंखों के सामने एक गोल्डन लाइट चमक उठती है और तुरंत बाद उसके दिमाग के अंदर एक कॉम्प्लेक्स एनर्जी सर्कुलेशन मैप उभर आता है। वो पूरी तरह से इनक्रेडुलस था, क्योंकि सब यही मानते थे कि कोई भी इंसान स्किल्स सिर्फ महंगी डीमन पिल्स खाकर ही हासिल कर सकता है। महज एक कारकस खाकर उसे ये सब कैसे मिल सकता है? बिना ज्यादा सोचे वो तुरंत उस एनर्जी को अपने लिम्स और कोर में गाइड करना शुरू कर देता है। स्कूल में सिखाए गए कल्टीवेशन मेथड्स को फॉलो करते हुए वो आधे घंटे तक अपनी ब्रेथ को सर्कुलेट करता रहता है, जब तक कि प्योर रिफ्रेशमेंट की एक लहर उसके अंदर नहीं दौड़ जाती। झटके से अपनी आंखें खोलते हुए उसे एहसास होता है कि उसने आखिरकार फर्स्ट लेवल ऑफ कल्टीवेशन हासिल कर लिया है, एक ऐसा माइलस्टोन जिसके बारे में वो सोचता था कि शायद उसकी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। इसी बीच हम अगले दिन दोपहर 2 बजे की तरफ बढ़ते हैं, जब डीमन बीस्ट कार्कसेस लेकर आने वाला ट्रांसपोर्ट ट्रक बिल्कुल अपने सही वक्त पर पहुंचता है। ड्राइवर बाहर से ही जंग वॉनले को आवाज़ लगाता है कि वो आकर डिलीवरी ले लें, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं उस लड़के के पिता वहाँ नहीं थे। शिम भागकर दरवाजे पर पहुंचता है और बताता है कि अंकल नियो की टाइमिंग थोड़ी गलत हो गई, क्योंकि उसके पेरेंट्स एक फ्यूनरल अटेंड करने बाहर गए हुए हैं। अंकल नियो सुझाव देते हैं कि वो कार्कसेस को किसी दूसरे क्रेमेटोरियम में ले जाएंगे, लेकिन शिन तुरंत विरोध करता है, क्योंकि वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वो जिद करता है कि अपने पिता के 7 सालों की प्रैक्टिस के बाद वो बहुत अच्छी तरह जानता है कि इंसिनरेशन प्रोसेस को अकेले कैसे हैंडल करना है। उसे बस उन्हें अंदर रखने में मदद चाहिए थी। हालांकि अंकल नियो को शक था कि क्या वो एक 8th लेवल हाउलिंग मून डॉग को हैंडल कर पाएगा, जिसे बस पिछली रात ही मारा गया था। वो आदमी उससे पूछता है कि क्या वो सच में ये कर पाएगा, और चुन के पक्का वादा करने के बाद अंकल नियो उस लड़के को सावधान रहने को कहते हैं। अपने इंस्ट्रक्शंस पूरे करने के बाद अंकल नियो अपने पीछे खड़े नौजवानों को प्रोसेसिंग शुरू करने का ऑर्डर देते हैं। फिर ये देखकर कि कोई आसपास नहीं है, वो आगे झुकते हैं और पिंग के कान में फुसफुसाते हुए बताते हैं कि इन डीमन कार्कसेस को अथॉरिटीज ने गलती से मार दिया था, और इसी वजह से इनके अंदर से एसेंस ब्लड का एक्सट्रैक्शन पूरी तरह से नहीं हो पाया है। पिंग सिर हिलाता है और इस क्वाइट टिप ऑफ के लिए उन्हें शुक्रिया कहता है। अंकल नियो लड़के के इस रिएक्शन पर मुस्कुराते हैं, लेकिन जल्दी ही उनके चेहरे के भाव सीरियस हो जाते हैं। वो उसे चेतावनी देते हैं कि सिटी डिस्ट्रिक्ट का माहौल आजकल कुछ खास शांत नहीं है। डीमन बीस्ट बीच बीच में पेरीमीटर पार करके अंदर घुस रहे हैं। उनकी एडवाइस बिल्कुल सीधी थी, रात के वक्त फालतू बाहर मत घूमना। पिंग वादा करता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। अंकल नियो आगे कहते हैं कि 3 दिन के अंदर इंस्पेक्टर्स आने वाले हैं, और वो लड़के को हिदायत देते हैं कि इस बीच कोई भी लापरवाही न बरते। चिन उन्हें भरोसा दिलाता है कि पोल्यूशन डेडलाइन कोई इशू नहीं होगी, और वादा करता है कि 3 दिन के अंदर सब कुछ प्रोसेस हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अंकल एम और उनके आदमी आखिरकार वहां से निकल जाते हैं। इधर चिन उस 8th लेवल हाउलिंग मून डॉग की तरफ देखता है और उसके मुंह में बेतहाशा पानी आने लगता है। जिस पल वो उस बीस्ट के करीब पहुंचता है, उसके दिमाग के अंदर मौजूद वो गोल्डन बुक, ध्यान रहे कोई येलो बुक नहीं, एक बिल्कुल नए पेज पर पलट जाती है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन उसके दिमाग में गूंजता है, टारगेट आइडेंटिफाइड, 8th लेवल हाउलिंग मून डॉग, कैटेगरी माइनर डीमन। इसका मीट बेहद सख्त है और इसमें ढेर सारी हड्डियां हैं। स्टेटस, इसे खाने से एनर्जी में इजाफा होता है, लेकिन इसका फ्लेवर पूरी तरह से मीडियोकर है। सिस्टम रिकमेंडेशन, इसकी हड्डियों को धीमी आंच पर पकाएं और थोड़ी सी चिली का इस्तेमाल करें, ताकि इस मीट के लिए एक शानदार और फ्लेवरफुल बेस तैयार किया जा सके। मांस को पतला काटकर और उसे एक स्पेशल हनी बेस्ड डिपिंग सॉस के साथ मिलाकर स्वाद को काफी हद तक सुधारा जा सकता है। इस सॉस की रेसिपी न केवल स्ट्रेंथ को थोड़ा बढ़ाती है, बल्कि किडनी फंक्शन में भी मामूली सुधार करती है, यहाँ तक कि इससे पेट भरा होने का एहसास भी बढ़ जाता है। हालांकि किताब का वो आखिरी कमेंट कि कुत्ते भी इसे नहीं खाएंगे, चुन ने चतुराई से इग्नोर कर दिया। वो खुद से कहता है कि किताब बस नखरे दिखा रही है, लेवल 8 का बीस्ट भी इसके शानदार स्वाद के लिए काफ़ी नहीं है, अब तो हॉट पॉट ही बनेगा। उसे याद आता है कि पुराने हारमोनियस सोसाइटी में लोग एक्टिविस्ट के हमले के डर से डॉग मीट खाने से डरते थे। उसे काफ़ी खुशी होती है कि वो उस दौर में नहीं जी रहा है,
सिर्फ मांस खाने के लिए आलोचना झेलने का ख्याल ही उसे डरावना लगता है। कारकैस को स्टील रैक पर रखने के बाद उसे फिर से पेट में गुड़गुड़ाहट महसूस होती है और वो तुरंत पानी उबलने के लिए रख देता है। पकते हुए मांस की खुशबू जल्द ही हवा में फैल जाती है, जिससे उसे बहुत सुकून मिलता है और वो पूरा दिन अवशेषों को खाने में बिता देता है। जब तक आखिरी आयरन टेल्ड ईगल खत्म होती है, उसे पूरी दुनिया और भी चमकती हुई महसूस होती है। वो अपने शरीर के भीतर हो रहे बदलावों को महसूस करने के लिए रुकता है। अपनी इंटरनल एनर्जी को महसूस करते ही उसकी सांसें रुक जाती हैं। सिर्फ 3 पक्षियों को खाकर ही वो लेवल 2 पर पहुंच चुका है। उसे सबसे ज्यादा हैरानी अपनी शार्प क्लॉ टेक्निक में आए बदलाव से होती है, जो पहले कंकड़ों पर सिर्फ हल्के निशान छोड़ पाती थी। अब उसकी उंगलियां पत्थर को ऐसे चीर सकती हैं जैसे वो टोफू हो, जिसका मतलब है कि उसकी मास्टरी कम से कम स्मॉल सक्सेस स्टेज तक पहुंच गई है। किताबों के अनुसार एक आम इंसान को इस लेवल तक पहुंचने के लिए 10 डीमन पिल्स और कड़ी मेहनत की जरूरत होती। फिर भी उसने इसे सिर्फ 3 आयरन टेल्ड ईगल्स खाकर हासिल कर लिया। इस पल उसे एहसास होता है कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई है। शिन को महसूस होता है कि उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। लगातार 7 दिनों तक उसकी जिंदगी इसी ताल में चलती है, शांतिपूर्ण और संतोषजनक। उसके लिए पेट भरा होना ही सबसे बड़ी खुशी है। उसके माता पिता अभी भी बाहर हैं और उसके द्वारा खाए जाने वाले डीमन कार्कसेस का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उसकी डाइट के साथ साथ उसकी कल्टीवेशन में भी सुधार होता है और सिर्फ 1 हफ्ते में वो एक खौफनाक लेवल 7 पर पहुंच जाता है। सच कहें तो ये एक चौंकाने वाली रफ्तार है। उसकी शार्प क्लॉ टेक्निक अब ग्रैंड सक्सेस स्टेज पर पहुंच चुकी है, जो किसी भी साधारण साधक के लेवल से कहीं ज्यादा है। इस स्टेज पर उसका हुनर अब प्रॉक्सिमिटी रैंक के करीब वाले बीस्ट को भी गंभीर चोट पहुंचा सकता है, भले ही उसकी अपनी कल्टीवेशन अभी उस दायरे में न पहुंची हो। एक रात अपना रोज का डीमन मील खत्म करने के बाद वो गहरी साधना कल्टीवेशन में होता है। तभी अचानक उसे मुख्य द्वार पर हलचल सुनाई देती है। वो अपनी भौहें सिकोड़ता है, ये सोचते हुए कि इतनी रात को कौन आएगा। जब वो लिविंग रूम की ओर बढ़ता है और एक कैबिनेट खोलता है तो ठीक आधी रात का समय हो रहा होता है। वो एक स्टील ब्लेड बाहर निकालता है, जो उसके पिता की सबसे कीमती चीज है। आम लोग इतनी रात को क्रेमेटोरियम नहीं आते, इसलिए वो अपने जूते पहनता है और सतर्क होकर दरवाजे को देखता है। उसकी नाक फड़कती है। वो एक गहरी सांस लेता है और उसके चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल जाते हैं। शहर की दीवारों के अंदर एक डीमन बीस्ट, ये बहुत ही असामान्य है। यहां तक कि उपनगरों सबर्ब्स में भी दीवारों के भीतर अचानक किसी डीमन का दिखना कम से कम संदिग्ध तो है ही। कुछ दिन पहले की अंकल नियो की चेतावनियों को याद करते हुए उसे एक बात समझ आती है। क्या क्रीमेटोरियम के पास कोई स्पेशल रिफ्ट हो सकता है? यह विचार ही उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देता है। 13 शहर स्पेशल रिफ्ट्स पर सख्त नियंत्रण रखते हैं, खासकर जंगली और अनरजिस्टर्ड वालों पर। उसे बाहर से एक गंध आती है। वहां एक बीस्ट है जिसका कल्टीवेशन लेवल लगभग रैंक 5 के आसपास है। यह हाउलिंग मून डॉग खाने से मिली एक नई खूबी है। उसकी ग्रैंड सक्सेस वाली सूंघने की शक्ति 100 मीटर के भीतर खतरे का पता लगा सकती है और ताकत का अंदाजा भी लगा सकती है। उसकी आंखों में अनिश्चितता झलकती है। मन ही मन वो इस बात को लेकर उलझा हुआ है कि इसकी रिपोर्ट सिटी डिफेंस टीम को दे या मामला अपने हाथों में ले ले। अतीत में उसकी पहली प्रवृत्ति मदद के लिए बुलाने की होती, लेकिन अब वो हिचकिचाता है। आखिर अब वो बेबस नहीं है। उसकी नई ताकत से उपजी एक बेचैनी और कातिलाना प्रवृत्ति, किलर इंस्टिंक्ट, उसके भीतर जगती है। आखिर वो शार्प क्लॉ का रैंक 7th मास्टर है। वो सोचता है कि क्या उसे जोखिम उठाना चाहिए। अगर वो सफल हो गया तो इनाम बहुत बड़ा हो सकता है। प्रॉक्सिमिटी रैंक अब उसकी पहुंच के बहुत करीब है। वो अपना फैसला कर लेता है। बहुत ज्यादा ताकतवर होने की शिकायत भला कौन करेगा। वो बाहर इंतजार कर रहे बीस्ट पर अपने हुनर आजमाने का फैसला करता है। स्टील ब्लेड को मजबूती से पकड़कर वो दरवाजा खोलता है। हालांकि जैसे ही वो बीस्ट को देखता है, वो तुरंत अपने प्लान पर दोबारा विचार करता है। उसने स्टील ब्लेड इस्तेमाल करने का सोचा था, लेकिन उसके सामने जो दुश्मन था वो एक चूहा था, एक विशाल जीव जो खुद चिन से छोटा नहीं था। उसके दांत किसी जंगली सुअर की तरह खूंखार थे। उसकी आंखें गुस्से से लाल चमक रही थीं और उसके जबड़ों से लार टपक रही थी। बीस्ट साफ तौर पर भूखा था, लेकिन चिन ने बस एक गहरी सांस ली और मुस्कुराहट के साथ चूहे को आगे आने का इशारा किया। उसने उसे करीब आने के लिए उकसाया और उकसावे में आकर या फिर भूख की वजह से चूहे ने हवा में उसकी ओर छलांग लगा दी। उसने उसे घूरकर देखा, यह सबक याद करते हुए कि जब किसी डीमन बीस्ट का सामना हो तो कभी डर नहीं दिखाना चाहिए। इंसान को और भी भयानक बनना चाहिए। सच कहें तो उसका कल्टीवेशन लेवल पहले से ही उस बीस्ट पर भारी था और जैसे ही उसने छलांग लगाई, उसकी आंखों में एक सुनहरी रोशनी चमकी। मौके का फायदा उठाते हुए उसने अपनी ऊर्जा को शार्प क्लॉ में डाला, अपना वजन बदला और पूरी ताकत से अपना दायां हाथ चलाया। एक ही झटके में चूहा तड़पने लगा। उसकी रीढ़ की हड्डी के आर पार उंगलियों के 5 गहरे छेद हो गए थे। वो ठहाका मारकर हंस पड़ा और जानपिन जैसे ताकतवर इंसान को चुनौती देने के लिए उस मामूली चूहे का मजाक उड़ाया। ये शुद्ध युवा अहंकार का पल था, लेकिन तुरंत बाद उसके पैर कांपने लगे। उसने बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल कर लिया था। दोबारा संभलने में उसे पूरा 1 मिनट लगा।
इसके बाद वो कारकस को चीर फाड़ के लिए क्रिमेशन रूम में खींच कर ले गया। जैसा कि उम्मीद थी, मूंग के दाने के आकार का एक ग्रीन कोर दिखाई दिया। हालांकि इसमें से काफ़ी गंदी और तीखी गंध आ रही थी। उसकी इसे खाने की कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए उसने इसे बाद में अपने कर्ज चुकाने के लिए एक बोतल में डाल दिया। कई खाली बोतलों को एसेंस ब्लड से भरने के बाद उसने आखिरकार अवशेषों को इंसिनरेटर में डाल दिया और आग जला दी। उसने कुछ और बेलचा भर के ईंधन डाला, दरवाज़ा बंद किया और स्पेशल रिफ्ट की तलाश में बाहर निकल गया। रास्ते में उसे कई और ग्राउंड प्लकिंग रैट्स मिले, जिनमें से हर एक का इस्तेमाल उसने शार्प क्लॉ टेक्निक पर अपनी महारत को और निखारने के लिए किया। इनमें से कोई भी चूहा कल्टीवेशन के लेवल 6 से ऊपर नहीं था, जिससे स्वाभाविक रूप से वो स्थिति को लेकर काफ़ी सकारात्मक महसूस करने लगा। किसी रिफ्ट से निकलने वाले बीस्ट्स का लेवल उसके खतरे का संकेत देता है, और चूंकि ये सिर्फ मिड टेयर थे, तो इस रिफ्ट का लेवल शायद लेवल 9 पर ही खत्म हो जाता होगा। हम जानते हैं कि ये रिफ्ट्स अक्सर फ्रैगमेंटेड रिम्स, प्राचीन महाद्वीपों के टुकड़ों, छिपी हुई झीलों या यहाँ तक कि खोए हुए महासागरों तक ले जाते हैं। भले ही यहाँ के बीस्ट कमजोर थे, लेकिन खजाने नहीं। कम लेवल के रिफ्ट्स में हाई लेवल आर्टिफैक्ट्स ढूंढकर कई लोग महान बने हैं। ये लॉटरी जीतने से भी ज्यादा रोमांचक लग रहा था। जैसे ही जांगपिंग तेजी से आगे बढ़ा, उसे घर से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर एक चमकता हुआ रिफ्ट मिला। वो दरार फिशर किसी वर्टिकल आई की तरह फ्लोरेसेंट लाइट से चमक रही थी, और बिना पल गंवाए वो उसके अंदर घुस गया। जैसे ही उसने प्रवेश किया, रिफ्ट की रोशनी अचानक कम हो गई। इस बीच पूरे जिले में साउथ सिटी गार्ड्स के अलार्म बजने लगे। उपनगरों में एनर्जी फ्लक्चुएशन का पता चला था और पास के दस्तों को तुरंत इसे संभालने का आदेश दिया गया। हालांकि यह एक मामूली मामला लग रहा था। चूंकि ऊर्जा का स्तर कम था, दिग्गजों ने अपने हाई लेवल शिकार जारी रखे, जबकि एक रुकी स्क्वाड को मदद के लिए भेजा गया। तेज रोशनी की एक चमक के बाद जांगपिंग ने फिर से अपने पैरों के नीचे ठोस जमीन महसूस की और अपने नए परिवेश को देखने के लिए अपनी आंखें खोली। उसकी पीठ पर मौजूद स्टील ब्लेड उस रिफ्ट के अंधेरे में चमक रही थी, जहां 2 गहरे संकरे रास्ते बाएं और दाएं बट रहे थे। ऊपर से देखने पर दोनों रास्ते एक जैसे लग रहे थे, घने झाड़ियों से भरे जंगल। लेकिन उसने एक छिपे हुए खतरे को महसूस किया और हवा में जल्दी से एक सूंघ स्निफ ली। बाईं ओर उसे लेवल 5 या उससे ऊपर के कम से कम 1 दर्जन ग्राउंड प्लकिंग रैट्स की गंध आई। दाईं ओर केवल 7 या 8 थे। कौन सा रास्ता चुनना है, ये साफ था, और उस पल में वो कुत्ते के मांस से मिली सूंघने की शक्ति के लिए बेहद आभारी महसूस कर रहा था। उस तोहफे के बिना उसे पता ही नहीं चलता कि कैसे चुनना है। उसने दाएं रास्ते पर कदम रखा, जहां 7 या 8 चूहों ने तुरंत उस पर हमला कर दिया। उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसकी हालिया ट्रेनिंग का मतलब था कि अब वो कोई ऐसा रुकी नहीं था जो लड़ाई से डरे। उसे ठीक से पता था कि कैसे वार करना है। अपने हथेलियों को ब्लेड की तरह इस्तेमाल करते हुए वो चकमा देने और भीषण जवाबी हमला करने के लिए अपने शरीर को घुमाता रहा। चूहे एक राउंड भी नहीं टिक सके, और कुछ ही सेकंड में वे सब जमीन पर थे और उनकी खोपड़ियों में उंगलियों के 5 साफ छेद हो चुके थे। वो ये सोचे बिना नहीं रह सका कि मास्टर क्लॉ टेक्निक के साथ लेवल 7 पर होना एक तरह की बुलिंग है। ये पूरी तरह से कत्लेआम था। इस तरह के हुनर में महारत हासिल करने के लिए आमतौर पर सालों के अनुशासन की जरूरत होती है। फिर भी उसने इसे सिर्फ खाकर हासिल कर लिया था, जो सच कहें तो काफी बड़ा शॉर्टकट है। इससे भी ज्यादा अजीब उसकी सूंघने की शक्ति थी, जो उसे चूहों के हमले की योजना बनाने से पहले ही उनकी हर चाल को भांपने की ताकत दे रही थी। यह सच में वैसा ही लग रहा था जैसे कोई ताकतवर कमजोर को सता रहा हो, है ना? वो सीधा हुआ और 20 मिनट तक चलता रहा, जब तक कि वो संकरा रास्ता आखिरकार खुल नहीं गया। सामने का नजारा देखकर वो रुका और उलझन में अपनी भौहें सिकोड़ ली। ये एक मंदिर था। हालांकि सावधानी से सूंघने पर उसे किसी तत्काल खतरे का पता नहीं चला। वो हैरान था कि बुद्धास लाइट से सराबोर एक शांत मंदिर यहाँ कैसे हो सकता है। तभी हमें एक दूर की घंटी की गूंज सुनाई दी। मंदिर के फाटकों से एक यंग नॉविस मॉन्क बाहर निकला, जिसने शानदार लबादा पहना हुआ था और एक बड़ी चमकती मुस्कुराहट के साथ जांगपिंग के पास आया। भिक्षु ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा कि रिफ्ट खुलने के बाद यहाँ आने वाला वो पहला मेहमान है। जांगपिंग पूरी तरह से चकित था। उसे उम्मीद थी कि वो राक्षसों से लड़ेगा, लेकिन यहाँ उसका स्वागत किसी सम्मानित अतिथि की तरह किया जा रहा था। उसे सच में उस भिक्षु से किसी खतरे की गंध नहीं आ रही थी, इसलिए उसने साथ देने का फैसला किया और बताया कि वो बस इत्तेफाक से इस जगह पर आ गया है। जब उसने पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि वो आ रहा है, तो भिक्षु ने बताया कि माउंट 1000 बुद्धास एक सुरक्षा चक्र फॉर्मेशन से सुरक्षित है, जिसने उसके आने का पता लगा लिया था। भिक्षु ने अफसोस जताते हुए कहा कि कई दिनों से उनके फाटकों के बाहर राक्षस उत्पात मचा रहे हैं, जिससे वे तब तक फंसे हुए और बेबस थे जब तक कि जांगपिंग नहीं आ गया। जांगपिंग को इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल लगा। अगर पहाड़ इतना शक्तिशाली था तो उसने सोचा कि वे खुद राक्षसों का सफाया क्यों नहीं कर सकते। उसके मन में एक चुभता हुआ सवाल भी था। अगर उनका डिफेंसिव फॉर्मेशन इतना मजबूत था तो वे महज मामूली जानवरों द्वारा अंदर कैसे फंस सकते। यहाँ हम उसे यह समझने की कोशिश करते हुए देखते हैं कि यह भिक्षु असल में किस तरह का प्राणी है। जैसे जैसे नौसिखिए ने बताया कि फॉर्मेशन कमजोर पड़ रहा है, भिक्षु ने दावा किया कि वे केवल मंदिर परिसर की रक्षा कर पा रहे हैं और उसे अंदर आने का न्योता दिया। जांगपिंग ने सावधानी से सिर हिलाया। चूंकि वो इतनी दूर आ चुका था, वो अब पीछे हटने वाला नहीं था।
लेकिन जैसे ही उसने फाटकों के अंदर कदम रखा, उसकी भौहें तन गईं। उसे अचानक खून की एक भारी गंध आई, एक ऐसी गंध जो इतनी तीखी थी कि उसकी सूंघने की महारत से छिप नहीं सकती थी। आंगन में भिक्षु के लबादों में युवकों का एक समूह ध्यान लगाने वाली चटाइयों पर बैठा था। उनकी उपस्थिति शांत लग रही थी। पहली नजर में वे बड़ी भक्ति के साथ सूत्रास पढ़ रहे थे। फिर भी जांगपिंग हाई अलर्ट पर रहा, क्योंकि खून की वो धात्विक गंध उन्हीं में से आ रही थी। वो नौसिखिया, जिसका नाम लियाओ चुन था, ने उसे पीछे आने का विनम्र इशारा किया और मुस्कुराते हुए अपने चमकते सफेद दांत दिखाए। जांगपिंग तो डर के मारे लगभग मरने वाला ही था। बाहर की कम रोशनी ने बारीकियों को छुपा दिया था, लेकिन अब जब वे अंदर थे तो सच्चाई साफ दिख रही थी। जैसे ही लियाओ चुन मुस्कुराया, जांगपिंग ने उसके दांतों में फंसे कच्चे मांस के टुकड़े देखे, जिसके साथ ताज़ा खून की एक भारी और घिनौनी बदबू आ रही थी। वो सिर झुकाए उसके पीछे चलता रहा और कुछ ही देर में उसे एक शांत ध्यान कक्ष मेडिटेशन रूम में ले जाया गया, जहां लियाओ चुन मुस्कुराहट के साथ बोला। उस नौसिखिए ने बताया कि उनके मठाधीश एबोट किसी भी आने वाले को मेहमान मानते हैं, खासकर उसे जो इतने कठिन समय में पहाड़ तक पहुंच सके। उसने जांगपिंग से कहा कि जब तक मठाधीश उससे मिलें तब तक वो आराम करे। फिर उसने कहा कि दुनियादारी के आदमी होने के नाते उसे खाने का शौक होगा ही। उसने दावा किया कि एक वाइल्ड चिकन गलती से मंदिर में भटक गया था और कल रात मर गया तो वे अपने गेस्ट के लिए सूप बना रहे थे। जांगपिंग तुरंत अलर्ट हो गया। उसे लगा कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। एक मॉन्क के दांतों में मांस फंसा होना सिर्फ एक टूटे हुए व्रत से कहीं ज्यादा बड़ी बात थी। असली सवाल यह था कि मांस आया कहां से, खासकर जब लियाओ चुन ने दावा किया था कि बाहर मॉन्स्टर्स भरे हुए हैं। उसके दिमाग में एक डरावना ख्याल आया। वे मॉन्स्टर्स को खा रहे थे, इसलिए उसने मैट पर बैठे बैठे खुद को शांत रखने की कोशिश की। कुछ ही देर में लियाओ चुन मांस का एक गर्मा गर्म खुशबूदार कटोरा लेकर वापस आया और मुस्कुराते हुए अपने गेस्ट को गर्मा गर्म खाने के लिए कहा। मॉन्क ने जोर दिया कि चूंकि वे धार्मिक लोग हैं, इसलिए पूरा बर्तन उसी के लिए है, क्योंकि माउंट थाउजेंड बुद्धिस्ट पर गेस्ट बहुत कम आते हैं। कटोरे को घूरते हुए जांगपिंग का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया कि ये मॉन्क्स उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। यह चिकन बिल्कुल नहीं था। यह साफ तौर पर आयरन टेल्ड ईगल का मांस था, एक ऐसी चीज जिसके बारे में वो अच्छी तरह जानता था कि ये इंसान को मॉन्स्टर बना सकती है। अगर उसने इसे खाया तो वह 3 दिनों के भीतर एक करप्टेड बीइंग बन जाएगा। और अचानक पहेली के सारे टुकड़े आपस में जुड़ गए। ये मॉन्क्स असल में मॉन्स्टर्स को खा रहे थे। वे पागल थे, और अगर उन्होंने कंट्रोल खो दिया तो वे जीते जागते डिजास्टर बन जाएंगे। ये देखकर कि जांगपिंग हिला नहीं है, लियाओ चुन उसे गौर से देखने लगा और धीमी आवाज में पूछा कि वो खा क्यों नहीं रहा है। उसे लगा कि कहीं खाना उसकी पसंद का तो नहीं है। हालांकि अब उसकी मुस्कान अजीब लग रही थी। जांगपिंग ने अपना डर दिखाने की हिम्मत नहीं की। उसने जबरदस्ती हंसते हुए मॉन्क से कहा कि बात स्वाद की नहीं है, बल्कि खाना बनाने का तरीका ही गलत है। लियाओ चुन का चेहरा सख्त हो गया और उसने पूछा कि उसका क्या मतलब है, और माहौल ठंडा पड़ गया। ये मॉन्क कम से कम 9th हेवन रेल्म पर था। अपने डर को दबाते हुए जांगपिंग ने इशारा किया कि मॉन्क्स को मांस ठीक से पकाना नहीं आता होगा और उन्हें अपना हुनर दिखाने का ऑफर दिया। उसने सूप लिया और बाहर निकल गया। मॉन्क हैरानी में सुन्न रह गया और खतरनाक ऑरा धीरे धीरे कम होने लगा। लियाओ चुन उसकी कला देखने के लिए मान गया और जल्द ही वे किचन में थे, जहां आयरन टेल्ड ईगल का एक बर्तन उबल रहा था। जांगपिंग ने मन ही मन अपनी किस्मत को कोसा, फिर पोलाइटली मास्टर लियाओ चुन से बाहर जाने को कहा ताकि वो अपनी सीक्रेट रेसिपी तैयार कर सके। मॉन्क मुस्कुराया और चला गया, और दरवाजा बंद होते ही जांगपिंग ने उस खराब मांस को दोबारा पकाने के लिए अपनी मेडिसिनल हर्ब्स निकाली। उसके पास कुछ तरकीबें थीं, और जैसे ही एक लाजवाब खुशबू आने की, उसने मास्टर लियाओ चुन को टेस्ट करने के लिए दरवाजा खोला। जांगपिंग ने मॉन्क को एक बाइट ऑफर की, लेकिन लियाओ चुन ने मना कर दिया और कहा कि वे मांस नहीं खा सकते, और गेस्ट को अकेले एंजॉय करने के लिए कहा। और इस तरह भूखा होने का नाटक करते हुए उसने मॉन्क की पैनी नजर के सामने ही डटकर खाना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद खाना खत्म हो गया। पूरा आयरन टेल्ड ईगल, सूप और हड्डियां सब उसके पेट में समा गए, जिससे लियाओ चुन के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई और वह उसे वापस छोड़ आया। अगली सुबह तड़के जांगपिंग ने दरवाजा खोला तो देखा कि लियाओ चुन हाथ में एक और आयरन टेल्ड ईगल पकड़े खड़ा था। चमकते चेहरे के साथ मॉन्क ने कहा कि कितनी अच्छी किस्मत है कि एक और जंगली चिकन मंदिर में मरा हुआ मिला। यकीनन ये गेस्ट के अच्छे नसीब का संकेत है। जांगपिंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक आयरन टेल्ड ईगल का खुद गिरकर मर जाना नामुमकिन था, लेकिन उसने बस मुस्कुराने का नाटक किया और इसे एक लकी इत्तेफाक बताया। उसने खुद खाना पकाने के पुराने रूटीन को फॉलो करने का सुझाव दिया। हालांकि लियाओ चुन मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, पर उस एक्सप्रेशन ने उसकी रीढ़ में सहरन पैदा कर दी। जल्द ही किचन से मांस कटने की आवाज गूंजने लगी, और जैसे जैसे मॉन्क्स अपने सूत्रास पढ़ रहे थे, उन सबके चेहरों पर वही अजीब सी मुस्कान थी। ऐसा लगा जैसे किस्मत ने तय कर लिया है कि उसे एक बार फिर वो प्रोसेस्ड आयरन टेल्ड ईगल खाना ही होगा। एक ऐसा काम जिसे उसने भारी मन से किया। इस 3rd ईयर मॉन्स्टर से ज्यादा कल्टीवेशन नहीं मिली, और मंदिर की बढ़ती अजीबोगरीब हरकतों को महसूस करते हुए उसने फैसला किया कि अब जाने का समय आ गया है, या कम से कम उसे ऐसी उम्मीद थी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता,
लियाओ चुन एक अटल आवाज में आया और ऐलान किया कि एबट आखिरकार फ्री हैं और वे हैंडसम यंग गेस्ट से मिलना चाहते हैं। जांगपिंग अपने बाहर को पी गया और जबरदस्ती मुस्कुराया, ये महसूस करते हुए कि मॉन्क के पीछे जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। उसने दावा किया कि वो लंबे समय से बौद्ध शिक्षाओं का प्रशंसक रहा है, जबकि वो नोट कर रहा था कि ये मॉन्क 7th या 8th हेवन रेल्म पर थे, लड़ने के लिए बहुत ज्यादा ताकतवर। उसने एक जरूरी नियम समझा, जब तक वो उनकी सीमाओं को पार नहीं करता वो फिलहाल सुरक्षित रह सकता है। मिसाल के तौर पर मॉन्स्टर मीट को मना करना सीधे मौत का रास्ता था। उसने गौर किया था कि जब भी वह हिचकिचाता, लियाओ चन की आंखें कैसे बदल जाती थीं। उसे स्पेशल रिफ्ट्स के बारे में मिले सबक याद आए। कुछ पराई दुनिया थी, कुछ टुकड़े और कुछ एक इन्फिनिट लूप में फंसी हुई सीन्स थीं। ये जगह बाद वाली जैसी लग रही थी, एक डरावना चक्र जहां ये मंक्स शायद एंशिएंट सोल्स या समय के प्रोजेक्शंस के अलावा कुछ नहीं थे। अपनी नर्व्स को शांत करने के लिए गहरी सांस लेते हुए उसने आखिरकार जवाब पाने की उम्मीद में मेडिटेशन रूम का दरवाजा खटखटाया। नहाने की आवाज रुक गई और बर्फ जैसे सफेद बालों और कमजोर शरीर वाले एक बूढ़े मॉन्क ने उसे एक कोमल जानती हुई मुस्कान के साथ देखा। एबट ने पूछा कि क्या वह वही जवान है जो पिछली रात आया था, और जांगपिंग ने शांत दिखने की पूरी कोशिश करते हुए सिर हिलाया। एबट ने उसे बैठने का इशारा किया, लेकिन जैसे ही बूढ़ा आदमी बोला, जांगपिंग की आंखें सिकुड़ गईं। उसने देखा कि मॉन्क के दांतों के बीच अभी भी मांस के टुकड़े फंसे हुए थे। ऐसा लगा जैसे पूरा 1000 बुढ़ा माउंटेन एक दिखावा था। खून की तेज महक उसकी नाक से टकराई और उसे उल्टी रोकने के लिए लड़ना पड़ा। जब पूछा गया कि उसे यह पहाड़ कैसा लगा, तो जांगपिंग ने एक परफेक्ट मुस्कान दी और जवाब दिया कि सब कुछ बहुत बढ़िया है। उसने खाने और खूबसूरत नज़ारों की तारीफ की और कहा कि बाहर की मॉन्स्टर इन्फेस्टेड दुनिया के मुकाबले ये जगह यकीनन एक पैराडाइज है। पैराडाइज का जिक्र सुनकर एबट की आंखों में हैरानी की एक झलक दिखी और उसने इस बात पर एक धीमी सूखी हंसी। चूंकि उसे ये इतना अच्छा लगा, एबट ने सुझाव दिया कि शायद हमारे यंग गेस्ट को बस हमेशा के लिए यहीं 1000 बुद्धा माउंटेन पर रुक जाना चाहिए। उसने डींग मारी कि भले ही मंदिर का पतन हो गया है, लेकिन उनकी एंशिएंट हेरिटेज बहुत गहरी है और उनकी सीक्रेट टेक्निक्स बेशुमार है। जब पूछा गया कि वह कौन सी तकनीक सीखना चाहता है, तो जांगपिंग की आंखें फटी रह गईं। असली परफॉर्मेंस आखिरकार अब शुरू हो रही थी। उसे अपनी टेक्स्टबुक से याद आया कि ये रिफ्ट्स अक्सर इसी तरह काम करते हैं। इन शक्तियों के झांसा देकर अनजाने लोगों को फंसाने के साथ उसने तर्क दिया कि अगर वे सच में इतने ताकतवर होते तो वे मॉन्स्टर्स द्वारा खत्म नहीं किए जाते और हमेशा के लिए इस चक्र को नहीं दोहराते। ये लोग जिंदा हो सकते थे या शायद लंबे समय से मरे हुए, ये बताना नामुमकिन था। लेकिन बूढ़े मॉन्क को हराने के लिए उसे एक प्लान की जरूरत थी। एक पल सोचने के बाद वह रुकने के लिए तैयार हो गया, यह महसूस करते हुए कि ये लोकेशन रिफ्ट के कोऑर्डिनेट्स को फिक्स करने की चाबी हो सकती है। चाहे वह इस खोज की रिपोर्ट करे या इसे अपने पास रखे, ये एक फॉर्चून था। हालांकि उसने दावा किया कि वह इतनी आसानी से कमिट नहीं कर सकता। उसने सुझाव दिया कि अगर एबट उसे मंदिर का इतिहास जानने के लिए लाइब्रेरी पवेलियन जाने की अनुमति दें, तो वह खुद को ज्यादा सहज महसूस कर सकता है। बूढ़ा मंक पूरी तरह से दंग रह गया। इन सभी सालों में ये पहला ऐसा गेस्ट था जिसने ऐसी अजीब फरमाइश की थी। आमतौर पर लोग या तो मना कर देते थे और पीट कर मार दिए जाते थे, या सीक्रेट टेक्निक्स के नाम पर उनकी आंखों में लालच चमक उठता था। लेकिन ये पहली बार था जब कोई पहले मंदिर को इवैल्यूएट करना चाहता था। और एक पल के लिए एबट का दिमाग समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है। जांगपिंग मॉन्क के चेहरे के हाव भाव पर करीब से नजर रखता रहा और ये देखकर कि उसने अभी तक मर्यादा पार नहीं की है, वो और भी खुलकर बोला। उसने कैजुअली जिक्र किया कि म्यूचुअल सिलेक्शन चीजें करने का आधुनिक तरीका है, और एक लंबी खामोशी के बाद एबट ने धीरे से सिर हिलाया। बूढ़ा मंक आखिरकार मान गया और दोहराया कि यह स्वीकार्य है, और इस तरह गेम का अगला फेज शुरू हुआ। एबट ने उसे रोकने का मन बना लिया था, इसलिए उसने सिर हिलाया और लियाओ चुन को रास्ता दिखाने को कहा। बूढ़े मॉन्क को जाहिर तौर पे समझने के लिए समय चाहिए था कि क्या हो रहा है, कि जांगपिंग मन ही मन हंस रहा था कि उसे कितनी आसानी से बेवकूफ़ बना दिया गया। सच कहूं तो एबट की अक्ल कम लग रही थी। वह बुरी तरह से पाखंडी था और अपने दिखावे से चिपका हुआ था। इस मॉन्स्टर वाली हालत में भी जांगपिंग जानता था कि अगर मॉन्क ने उसे अभी नहीं खाया तो लियाओ चन ही शायद पहले हमला करेगा। वह लियाओ चन को संभाल सकता था, लेकिन उसकी जरूरत नहीं थी। मंदिर का इनविटेशन साफ तौर पे उसे फंसाने के लिए एक जाल था। इस पल में कई चीजें साफ हो गईं। उनके साथ जुड़ने का मतलब था आंगन में उन दिमागहीन मंत्र जपने वाले मॉन्क्स में से एक बन जाना। उसे शक था कि 1000 बुद्धा माउंटेन इसी तरह लोगों को बचाता है। आपको फायदे तो मिलते हैं, लेकिन इसमें एक डार्क पैराडॉक्स शामिल है। एक बार जब आप जुड़ जाते हैं तो छोड़ने की कीमत बहुत ज्यादा होती है। इसलिए जांगपिंग ने चालाकी से काम लिया। वह शामिल होगा, लेकिन सिर्फ इवैल्यूएशन के बाद। यह पूरी तरह से वाजिब रिक्वेस्ट थी। और जल्द ही हम उसे एक छोटी 3 मंजिला इमारत की ओर लियाओ चन के पीछे जाते देखते हैं। लियाओ चन ने समझाया कि यहीं सीक्रेट टेक्निक्स रखी जाती हैं। अब उसका लहजा बहुत दोस्ताना था, क्योंकि वह जांगपिंग को अपनों में से एक समझने लगा था। उसने पहला नियम बताया,
तीसरी मंजिल से केवल एक ही तकनीक चुनी जा सकती है और लालच पूरी तरह वर्जित है। जांगपिंग ने सिर हिलाया और दूसरा नियम सुना। उसे 4 घंटे के भीतर बाहर आना होगा। और फिर भारी दरवाजे खुल गए। अंदर हम अलमारियों को स्क्रोल से भरा देखते हैं। ये देखकर हैरानी हुई कि थाउजेंड बुद्धा माउंटेन के पास इतनी सारी तकनीकें थीं। सच तो यह है कि उसे इन अल्टीमेट आर्ट्स की कोई परवाह नहीं थी। उसके स्कूल की गाइडेंस टेक्निक्स इस रिफ्ट की किसी भी चीज से कहीं बेहतर थीं। यहाँ तक कि एक सीक्रेट टेक्निक भी उसके लिए बेकार थी, क्योंकि मॉडर्न रास्ता मास्टर कोर्स को इस्तेमाल करने के ज्यादा असरदार तरीके पर केंद्रित है। कौशल हासिल करने का यह सबसे सरल और मजबूत तरीका था, जबकि इन पुराने मैनुअल्स को सालों की थकाऊ पढ़ाई की जरूरत होती थी। एक मॉन्स्टर कोर तुरंत ताकत देता है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मॉडर्न विरासत व्यवस्थित और अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड थी। वह इतना पागल नहीं था कि एक साबित किए हुए रास्ते को छोड़कर किसी ऐसी भूतिया तकनीक को अपना ले जो बिना किसी मदद के उल्टा असर कर सकती है। वह यह सब इसलिए जानता था क्योंकि वह एक मेहनती स्टूडेंट रहा था, जिसे खासकर अजीब कहानियों से भरे कल्टिवेटर क्रॉनिकल्स पढ़ना पसंद था। उसे उन जीनियस लोगों की कहानियां याद आईं जो रिफ्ट्स में जाते थे, बेजोड़ तकनीकें ढूंढते थे और नेशनल एग्जाम्स में सबसे नीचे से सीधे टॉप पर पहुंच जाते थे। वे किस्मत के धनी थे, शान से जीते थे और सबको गलत साबित करते थे, जब तक कि उन्हें यूनिवर्सिटी पहुंचकर एक मेंटर नहीं चुनना पड़ता था। अचानक वे फंस जाते थे। कोई उन्हें नहीं अपनाता था क्योंकि वे स्टैंडर्ड रास्ते पर नहीं चलते थे, जिससे वे अकेले संघर्ष करते रह जाते जबकि बाकी लोग आगे निकल जाते। ये चेतावनी भरी कहानी आज भी 13वीं मंजिल पर युवा छात्रों को दी जाती है, ताकि वे अपनी सीमाओं से बाहर न जाएं। गहराई में जांगपिंग जानता था कि वह बाकी सबसे ज्यादा स्मार्ट नहीं है, इसलिए तीसरी मंजिल की तकनीकों में उसकी दिलचस्पी केवल समय बिताने का एक बहाना थी। उसने एक स्क्रोल खोला और पढ़ना शुरू किया। पहली मंजिल ज्यादातर अजीबोगरीब किस्सों और दिलचस्प चीजों से भरी थी। ये वही चीज थी जो उसे पसंद थी, और लगभग 2 घंटे पढ़ने के बाद उसकी नाक अचानक एक अजीब खुशबू से फड़कने लगी। ये एक अविश्वसनीय रूप से मीठी खुशबू थी, जिसे दूसरे शायद मिस कर देते, लेकिन जांगपिंग के पास सुनने की तेज शक्ति थी जो उसे शियाओ से मिली थी। खुशबू हल्की थी, फिर भी बिल्कुल सम्मोहक थी, और जैसे उसने जांच करने के लिए अपनी किताब नीचे रखी, कुछ बहुत ही अजीब होने लगा। उसका शरीर एक चलती फिरती लाश की तरह अपने आप हिलने लगा और कंट्रोल खोने के डर से वह कांप उठा। उसने अपने अंगों पर दोबारा काबू पाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो बस देखता रह गया जब उसके अपने हाथ में एक बुक शेल्फ की ओर बढ़कर एक कैंडलस्टिक दबा दी। उसे लगा कि कहीं वो पागल तो नहीं हो रहा, लेकिन तभी कमरे में एक हल्की क्लिक की आवाज गूंजी, जिससे सीढ़ियों का एक गुप्त रास्ता खुल गया। रास्ता गहरा और अंधेरा था, जो नीचे एक गुप्त कक्ष की ओर ले जा रहा था। एक मोमबत्ती उठाकर उसने महसूस किया कि उसकी मर्जी के खिलाफ उसके पैर उसे नीचे ले जा रहे हैं। उसका दिमाग विरोध में चीख रहा था, लेकिन उसका शरीर नहीं सुन रहा था, और काफी देर तक चलने के बाद उसके पीछे का रास्ता एक भारी आवाज के साथ गायब हो गया। अचानक उसने अपने शरीर पर फिर से नियंत्रण पा लिया और घबराहट में चारों ओर देखते हुए चिल्लाया कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। केवल हवा की आवाज ने उसे जवाब दिया, जो धुंध की तरह घूम रही थी, और सच कहूं तो यह बहुत सुकून देने वाला जवाब नहीं था। तभी एक आवाज गूंजी, एक महिला की आवाज, अविश्वसनीय रूप से आकर्षक और मोहक, पुकारती हुई, जांग लैंग, प्लीज आकर मुझे बचाओ। चौंक कर उसने अपनी मोमबत्ती ऊपर उठाई। उसका दिल उसकी पसलियों पर जोर जोर से धड़क रहा था। जब उसने उस पुकार के स्रोत को ढूंढना शुरू किया, वहां कोई औरत नहीं दिख रही थी, पर उसके सामने एक क्रिस्टल कॉफिन रखा था, जिससे बहुत ताकतवर स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी। ये समझकर कि डरने से कोई फायदा नहीं होगा, वो कॉफिन के पास गया, और जो उसने अंदर देखा उसे देखकर उसकी सांसें थम गईं। अंदर एक बेहद खूबसूरत औरत लेटी थी, जिसने एक चटक लाल रंग का वेडिंग रोब पहना था। उसकी कमर इतनी पतली थी कि जैसे एक हाथ में आ जाए। लेटे हुए भी उसका फिगर बहुत स्ट्राइकिंग था, होंठ खून जैसे लाल और कम्प्लेक्शन ढलते सूरज की चमक जैसा। जांगपिंग ने अपनी आंखें मली। उसे एक पल के लिए लगा कि उसकी नजरें नरम पड़ गई हैं और वो उसे खामोश सेडक्टिव प्ली भेज रही है। तभी वो आवाज फिर आई, हल्की और नाजुक, जो उससे गिड़गिड़ा कर कह रही थी कि वो बुद्धिस्ट सील हटा दे और उसे आजाद कर दे ताकि वो साथ रह सकें। उसे महसूस हुआ कि वो अपना कंट्रोल फिर से खो रहा है। जैसे ही उसका हाथ क्रिस्टल लिड पर लगे सुनहरे बुद्धिस्ट सील की तरफ बढ़ा, अपने अंदर वो अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था, क्योंकि उसे यकीन था कि ये औरत तबाही की निशानी, ओमेन ऑफ एब्सोल्यूट डिजास्टर है। ये साफ था कि उसे उकसाना बहुत खतरनाक होगा, और वैसे भी ये माउंट चनुआ था, एक पवित्र बुद्धिस्ट ग्राउंड। अगर यहाँ किसी बॉडी को सील किया गया था तो उसे छोड़ने का मतलब पक्का उसकी मौत होती। तभी उसे एक तेज खुरचने स्क्रैचिंग की आवाज सुनाई दी। रगड़ की उस आवाज ने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी। उसने खुद से वादा किया कि वो स्पेशल रिफ्ट्स के साथ दोबारा कभी ऐसी लापरवाही नहीं करेगा। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया, और जब उसकी आंख खुली तो वो अपने कमरे में था। लियाओचन वहां एक फिक्रमंद चेहरे के साथ खड़ी थी और पूछ रही थी कि उसे क्या हुआ था, जो कि एक बहुत अच्छा सवाल था। उसकी आवाज सुनकर उसे एक अजीब सा सुकून मिला और उसने सावधानी से उससे पूछा कि हुआ क्या था।
लियोइन मुस्कुराई और कहा कि शायद वो लाइब्रेरी में 2 घंटे से ज़्यादा बिना बाहर आए रुकने की वजह से मैलनरिश्ड हो गया है। उसने बताया कि जब वो अंदर गई तो उसने उसे बेहोश पाया, पर उसने उसे यकीन दिलाया कि थोड़े वाइल्ड चिकन सूप से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसने मन ही मन खुद को कोसा, ये जानते हुए कि अगर वो एक आम आदमी होता तो उसकी ये देखभाल ही उसका अंत कर देती। अपने डर को किनारे रखते हुए उसने पूछा कि क्या कुछ और भी हुआ था, पर लियोइन उसे बस हैरानी से देखने लगी। वो खामोश रहा और सूप को सूंघा, ये कंफर्म करने के लिए कि ये वही पॉट है जो उसने खुद बना था। तब जाकर उसने उसे खाने की हिम्मत की। उसे सच में बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने अपनी भारी सोच को किनारे किया और खाना शुरू किया। जहां लियाओ चेन की मुस्कान और गहरी होती गई, शायद उसके बेहोश होने की वजह से पुराने मॉन्क ने उसे दोबारा नहीं बुलाया और लियाओ चान ने भी सीक्रेट टेक्निक्स का जिक्र करना बंद कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने उसे बस वहां रहने दिया। हालांकि लियाओ चेन उसे जो डीमन बीस्ट मीट खिला रही थी उसकी मात्रा रोज बढ़ती जा रही थी। अगले दिन वो एक 7th टायर आयरन टेल्ड ईगल था जिसने उसकी पावर क्लॉ टेक्निक को सीधे परफेक्शन के लेवल पर पहुंचा दिया। तीसरे दिन तक वो उसे 9th टीयर आयरन टेल्ड ईगल्स खिला रहे थे, जिससे उसे एक और पावरफुल स्किल मिली। ईगल आई एक ऑक्सिलरी एबिलिटी और ईगल की शिकार करने की कामयाबी का राज अब उसकी थी। जहां उसकी अपनी कल्टीवेशन बढ़ने लगी, वो 7th टीयर से सीधे 9th तक पहुंच गया। आखिरकार दिन में 3 ईगल्स खाने के बाद प्रोग्रेस होना तो लाजमी था। हालांकि हर खाने के साथ जंपिंग का दिल भारी होता जा रहा था, क्योंकि जितने आयरन टेल्ड ईगल्स उसने खाए थे वो संख्या उसे डरावनी लग रही थी। हम देखते हैं कि पूरे मंदिर में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी है, जो नंगी आंखों से भी देखी जा सकती थी। यहाँ तक कि लियाओ चेन की नजरें भी बदल गई थीं, और जब वो उस रात अपने कमरे में अपनी स्किल्स की प्रैक्टिस कर रहा था, उसे खतरे का एहसास हुआ। वो जानता था कि ब्रेक थ्रू करना ही खुद को सुरक्षित रखने का इकलौता तरीका है। हालांकि उसे ये जानकर तसल्ली थी कि ये रिफ्ट स्पिरिट रेल्म से आगे नहीं बढ़ेगा। 9th टीयर पर उसने सोचा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो लड़कर बाहर निकल सकता है। इस बीच पुराने मॉन्क के कमरे में रोशनी मध्यम थी। मोमबत्ती की लौ लड़खड़ा रही थी जब एक भारी आवाज ने पूछा कि उस लड़के का अभी तक डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं हुआ। लियोइन जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी और एबर्ट को यकीन दिला रही थी कि उसने खुद उसे डीमन बीस्ट के शवों कार्केसेस को खाते हुए देखा है, और फिर भी किसी वजह से उसमें बदलने के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। मोमबत्ती तेज जली और एबर्ट ने इसे नामुमकिन बताया। उसने ये जानना चाहा कि कोई माउंट चैनुआ की सीक्रेट रेसिपी का सामना कैसे कर सकता है, और उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। अचानक लियाओ चैन को उसकी गर्दन से हवा में उठा लिया गया और वो गुस्से से भरी आंखों में झांक रही थी। बेबस होकर और हाफते हुए वो चिल्लाई कि उसकी हिम्मत नहीं कि वो उसे धोखा दे, और कसम खाई कि उसने लड़के को खाते हुए देखा है। पुराने एबर्ट ने उसे गौर से देखा और अगले दिन के लिए और ज्यादा 9th टीयर आयरन टेल्ड ईगल्स तैयार करने का हुक्म दिया। उसने उससे कहा कि वो अपने जूनियर ब्रदर को साथ ले और लड़के पर खुद नजर रखे, और यह भी कहा कि जो ट्रांसफॉर्म नहीं हुए उन्हें बचाया नहीं जा सकता। यही माउंट शिन्फा का नियम था, और इस जगह का भी। आखिरकार लियाओ चन को छोड़ दिया गया। वो डर से कांपते हुए हांफने लगी और बताया कि आयरन टेल्ड ईगल्स चालाक हो गए हैं और पहाड़ से दूर रह रहे हैं। उसने चेतावनी दी कि वो सिर्फ 2 दिन और उनका इंतजाम कर सकते हैं, पर एबर्ट ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और उन ईगल्स को महज जानवर कहा। उसने वादा किया कि वो सप्लाई का इंतजाम खुद करेगा, और इस तरह माउंट चिन्फा के आसपास के आयरन टेल्ड ईगल्स के लिए एक बहुत बुरा हफ्ता शुरू होने वाला था। लगातार 10 दिनों तक उन ईगल्स का तब तक शिकार किया गया जब तक वो खत्म होने की कगार पर नहीं पहुंच गए, जिससे पुराने एबर्ट की चिड़चिड़ाहट बढ़ती गई और ये माहौल जल्द ही मंदिर के हर इंसान फैल गया। मॉन्क्स बेचैन होने लगे, उनकी नजरें उसका पीछा ऐसे करती जैसे वो उसे खुद खा जाना चाहते हों। जंपिंग बस मुस्कुराया और लियाओन को ग्रीट किया। आखिरकार पिछले कुछ दिनों में इतने सारे डीमन बीस्ट्स खाने के बाद वो एक टर्निंग पॉइंट पर पहुंच गया था। जैसे ही वो अपने ब्रेक थ्रू के करीब पहुंचा, उसका मन हल्का हो गया, ये जानकर कि वो उस लेवल पर पहुंच गया है जहां उसे आसानी से हराया नहीं जा सकता। पुराना एबर्ट चाहे जो भी प्लान कर रहा हो, जंपिंग उसका सामना करने के लिए तैयार था। उसे महसूस हो रहा था कि वो इस स्पेशल रिफ्ट की आखिरी सीमा के करीब है। वो उस बाउंड्री को महसूस कर सकता था, वरना उसकी कल्टीवेशन और भी ऊपर जा सकती थी। ये ब्लेसिंग डिस्गाइज का एक क्लासिक मामला था। सच कहूं तो किसी का उसे रोज हाई लेवल डीमन मीट परोसना उसके लिए असली मजा प्योर ब्लिस था। और जैसे ही वो इस ख्याल का लुत्फ ले रहा था, पुराना एबर्ट वहां आ गया। एबर्ट ने ऐलान किया कि वो आज मेन्यू में कुछ खास लेकर आया है, और वो चीज़ें दिखाई जिन्हें उसने रिफाइंड मेडिसिनल पिल्स बताया। उसने दावा किया कि ये पिल्स उसने खुद बनाई हैं, और वो इन्हें खास तौर पर इसलिए लाया है क्योंकि ये जवान मेहमान कुछ कमज़ोर दिख रहा था। जंपिंग दंग रह गया, हालांकि अंदर ही अंदर वो हंस रहा था। उन चीज़ों को देखकर उसे समझ आ गया कि वो असल में क्या थी।
ये कोई मामूली पिल्स नहीं थी, ये कॉन्सेंट्रेटेड मेडिसिन पैलेट्स थे। अपना चेहरा गंभीर रखते हुए उसने शांति से एबट को उसकी दरियादिली के लिए शुक्रिया कहा। जैसे ही उसने पैलेट्स लिए, उसे समझ आया कि उसे असल में इन्हें खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डीमन मीट खाने से उसे पहले ही वो सारी स्किल्स मिल चुकी थीं जिनकी उसे ज़रूरत थी। उसने सोचा कि वो इन्हें बाद में बेचकर मोटी कमाई कर सकता है, जो कि गरीबी में पले एक लड़के के लिए एक प्रैक्टिकल सोच थी। पर एबट की नुकीली आंखें उसी पर टिकी रहीं। एबट ने जोर दिया कि चूंकि उसने ये पिल्स खुद बनाई हैं, तो उसे ही लड़की को इन्हें लेने के तरीके में गाइड करना चाहिए। उसने मांग की कि जांगपिंग इन्हें तुरंत निगल ले, ताकि सबसे अच्छा मेडिसिनल इफेक्ट मिले। हाँ, उसी वक्त उसी जगह पर। जांगपिंग एक पल के लिए हिचकिचाया। उसे समझ आ गया कि पुराने मॉन्क के इरादे नेक नहीं है। फिर भी उसे रत्ती भर भी डर नहीं लगा। उसे लगा कि क्या ये सिस्टम बस लेवल अप हो रहा है। उसने गौर किया था कि एबट उसे करप्ट करने के लिए हर चाल आजमा रहा था। ऐसा लगा कि जब तक वो अनपोल्यूटेड रहेगा, एबट उसे छू भी नहीं सकेगा। इसलिए वो बूढ़ा मांस से अब पिल्स पर आ गया था, पर जांगपिंग इन्हें खाने से नहीं डरता था। 13 सिटी के लोग कभी ऐसी चीज़ों से नहीं डरते थे, क्योंकि वो गाइडेंस टेक्निक्स पर भरोसा करते थे। ये टेक्निक्स आम कल्टिवेशन के तरीकों से अलग थीं, जो 13 सिटी के पूरे पावर सिस्टम की बुनियाद थी। 13 सिटी के मास्टर्स ने मेडिसिनल पिल्स को सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने के तरीके ढूंढ लिए थे, यहाँ तक कि स्कूलों में बांटे जाने वाले रिफाइंड ब्लड एसेंस को भी। जांगपिंग मुस्कुराया और एबट को उसकी परेशानी के लिए शुक्रिया कहा, और उन रहस्यमयी मेडिसिनल पैलेट्स वाले बॉक्स की तरफ हाथ बढ़ाया। उसने एक ऐसी चुनी जो दिखने में अच्छी लग रही थी, और उसे निगलने के लिए तैयार हो गया। उसने गौर किया कि ये असल में उसका ऐसी चीज़ आजमाने का पहला मौका था। उसने अक्सर उस दिन का सपना देखा था जब वो शायद एक इकलौती पिल अफोर्ड कर पाएगा। अब उसका सपना एक पूरे बॉक्स के साथ पूरा हो रहा था। उसने अपनी गाइडेंस टेक्निक एक्टिवेट करते हुए बेधड़क पिल निगल ली। इस दौरान पुराना एबट शिकारी की तरह उसकी हर हरकत को देख रहा था। जैसे ही वो अंदर गई, एबट के चेहरे पर खुशी की एक झलक आई। उसे महसूस हुआ कि डिमोनिक करप्शन का पहला निशान अपना असर दिखा रहा है, पर उतनी ही जल्दी वो निशान हवा में गायब हो गए। जांगपिंग ने उसका स्वाद लिया और सोचा कि ये पिल उसे क्या यूनिक बेनिफिट्स देगी। जहां दूसरों को डीमन मीट से स्किल्स मिलती थीं, वो ये देखने के लिए उत्सुक था कि एक मास्टर अल्केमिस्ट की कॉन्सेंट्रेटेड पिल उसे क्या दे सकती है। जैसे ही पिल उसके सिस्टम में पहुंची, उसके दिमाग की पुरानी किताब के पन्ने पलटने लगे, जिससे पता चला कि ये एक 8th हेवन आयरन टेल्ड ईगल की थी। इस एडल्ट डीमन बीस्ट पिल में डीमन का थोड़ा सा ब्लड लाइन और यादें थीं, और किताब ने सलाह दी कि सबसे अच्छे असर के लिए इसे बिटर कमेलिया सीड्स के साथ लिया जाए। किताब के मुताबिक ऐसा मेल डीमन ब्लड का पूरा इस्तेमाल करके यूजर की फिजिकल स्ट्रेंथ को काफी बढ़ा देगा। किताब का इवैल्यूएशन बहुत रूखा ब्लंट था। ब्लड लाइन इतनी कम थी कि ये न होने के बराबर थी। इस बात पर उसे लगभग हंसी आ गई। फिर भी उसे ये स्थिति मजेदार लगी। उसे पता चला कि उसके लिए पिल्स खाना उतना ही असरदार था जितना कि मांस खाना। अगर वो किताब की खास रेसिपीज को फॉलो करे, तो वो शरीर के खास हिस्सों को मजबूत बना सकता था, जैसे ईगल के क्लॉज, आंखें या पंख। चूंकि वो एक इंसान था और उसके पंख नहीं थे, उसने उस हिस्से को इग्नोर किया और इस पर ध्यान दिया कि क्लॉज और आंखें उसके शरीर में कैसे काम करेंगी। असल में आयरन टेल्ड ईगल पिल खाकर वो अपने हाथों को मजबूत और अपनी नज़र को एक आम इंसान से कहीं ज़्यादा तेज कर सकता था। ये उसकी पकड़ को बहुत घातक बना देता। हालांकि उसे थोड़ा अफसोस हुआ कि उसके पास असर बढ़ाने के लिए सही इंग्रेडिएंट्स नहीं थे। पुराना एबट उसे पूरी तरह से हक्का बक्का होकर घूरने लगा। उसने गौर किया कि लड़का असल में निराश दिख रहा था, जैसे उसे और भी चाहिए हो। मॉन्क गुस्से से भर गया। उसे समझ आ गया कि कुछ तो बहुत गलत है। उसने फैसला किया कि उसे कुदरत के इस करिश्मे फ्रीक ऑफ नेचर को किसी भी कीमत पर खत्म करना होगा। और उसके इस तरह हैरान होने के लिए उसे दोष भी कौन दे सकता था? एक लड़का जो इतना डीमन मीट और पिल्स खाता है और फिर भी करप्शन का एक भी निशान नहीं दिखता, वो वाकई में एक फ्रीक ही है। गहराई में एबट के अंदर उत्साह की एक चिंगारी जगी, और उसने सोचा कि क्या वो इस लड़के पर रिसर्च करके माउंट चिनुआ के इन रहस्यों को खोल सकता है। माउंट शिन्फुआ इतने समय तक सिर्फ एक ही फॉर्मूला के भरोसे बचा रहा, जिसने आखिरकार होने वाले डिमोनिक करप्शन को बस कुछ समय के लिए टाल दिया था। जांगपिंग को देखते हुए पुराने एबट को ऐसा लगा जैसे उसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। हालांकि जैसे ही उसने अपना वार करने की तैयारी की, उसके दिमाग में खतरे का एक एहसास हुआ। डर के बजाय उसे एक्साइटमेंट महसूस हुई, क्योंकि उस चेतावनी ने लड़के की भारी कीमत को कंफर्म कर दिया था। जैसे ही शाम ढली, जांगपिंग को लगा कि वो काफी समय रुक चुका है और अब जाने का वक्त आ गया है। फिर भी उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। पहाड़ से नीचे जाने का रास्ता कब का गायब हो चुका था, जिससे वो बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। उसे एक पल के लिए भी चैन नहीं मिला। अचानक पास आते कदमों की आवाज ने खामोशी तोड़ी, और उसके बाद मोंक लियाओचिन की आवाज आई, बेनिफैक्टर, एबट ने आपको बुलाया है। जांगपिंग का दिल बैठ गया। उसने पूरे दिन एबट के चेहरे पर कुछ गलत महसूस किया था, और वो जानता था कि यह आधी रात का बुलावा किसी दोस्ताना बातचीत के लिए नहीं है। उसने अचानक अपना दायां हाथ हिलाया, अपनी ग्रैंड मास्टर लेवल स्ट्रेंथ की ताकत को महसूस किया, जिससे उसे जरूरी सुरक्षा का एहसास मिला। उसकी ग्रैंड मास्टर लेवल स्किल स्पिरिट ट्रैंक्विलिटी, उसका आखिरी तुरुप का पत्ता अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड थी,
जैसे ही उसने अपने दरवाजे के बाहर जो भी था उसका सामना करने की तैयारी की, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक स्टाफ तेजी से उसके सिर की तरफ आया। ये एक जानलेवा हमला, विशेष एम्बुश था। उसने तुरंत अपनी पावर क्लॉ एक्टिवेट की। उसने एक हाथ से स्टाफ को पकड़ लिया और उसे बिल्कुल थाम दिया, जिससे लियाओ चांद सदमे से सुन्न रह गया। जैसे ही जांगपिंग उसे देखकर मुस्कुराया, उसने शांति से पूछा कि क्या हो रहा है। जहां लियाओ चैन का चेहरा गहरा लग पड़ गया, जैसे ही उसके साथी मॉन्क्स सायों से बाहर आने लगे। उनके चेहरे नफरत से बिगड़े हुए थे और उनकी आंखें एक बेतहाशा खूनी प्यास से भरी थीं, डिमोनिक करप्शन की वो साफ महक। लियाओ चुन पागलों की तरह हंसा और उन्हें लड़के को जिंदा पकड़ने का हुक्म दिया ताकि एबट उन सबको इनाम में मेडिसिनल सूप दे। जांगपिंग ने ठंडी आह भरी, ये समझकर कि उन्होंने उसे वाकई में एक आसान शिकार समझ लिया है, और उसका साया धुंधला गया जैसे ही उसकी उंगलियां सफ़ेद पड़ने लगीं। अपनी पावर क्लॉ और स्पिरिट ट्रैंक्विलिटी के साथ इन लो लेवल मॉन्क से निपटना आसान से भी ज़्यादा था। सच कहूँ तो ये उसके लिए कोई चुनौती ही नहीं थी। महज 30 सेकंड्स में लड़ाई की आवाज़ें अचानक थम गईं और लियाओन की हंसी खौफ के एक नकाब में बदल गई। जांगपिंग ने अपने नाखूनों से टपकते खून को देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा कि उसकी ये अनचाही ताकत असल में उन्हीं की पिल्स की वजह से है। ये जानते हुए कि विलेन अक्सर बहुत ज़्यादा बात करने की वजह से मरते हैं, उसने अपनी हथेली मॉन्क के सिर में दे मारी, जिससे 5 छेद हो गए और वो रात के अंधेरे में देखने लगा। उसने धीरे से पूछा कि क्या एबट खुद सामने आने का इरादा रखते हैं। तभी रात में एक गुस्से भरी दहाड़ गूंजी। जहां वो शांति से खड़ा रहा और बूढ़े को पास आते देखा, उसने मुस्कुराते हुए गौर किया कि गालियां तो कोई भी दे सकता है, पर एबट में साफ तौर पर पहले हमला करने की हिम्मत नहीं थी, वरना उसने अपने चेलों को मरने के लिए क्यों भेजा होता। उनकी अजीब आंखों को देखकर उसे समझ आया कि ये वो कीमत थी जो उन्होंने चुकाई थी। जैसे ही एबट की अपनी आंखें गुस्से से लाल हुईं, जांगपिंग और भी तेज हंसा और कहा कि चूंकि उन दोनों के पास स्पिरिट ट्रैंक्विलिटी है, तो शायद लड़ाई के बजाय एक सौदा ट्रेड करना बेहतर होगा। उसने बूढ़े की जान बख्शने के बदले बाहर निकलने का रास्ता मांगा, पर एबट ने सिर्फ एक ठंडी मजाक उड़ाने वाली हंसी के साथ जवाब दिया। एबट ने उसे नादान कहा और समझाया कि अगर उसे यहाँ से जाने का रास्ता पता होता तो वो यहाँ सड़ नहीं रहा होता। उसने माना कि वो निजी तौर पे लड़के को नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि जांगपिंग अभी तक डीमन से करप्ट नहीं हुआ था, पर वो उसे जाने भी नहीं देगा। एक जंगली हंसी के साथ एबट ने ऐलान किया कि लड़का उसके साथ यहीं रहेगा जब तक उसके सारे राज बाहर नहीं आ जाते। जांगपिंग को झुंझलाहट हुई और उसने पूछा कि क्या वाकई में कोई रास्ता नहीं है। तब उसे पता चला कि पहाड़ के आरे अंदर आने तो देती है, पर बाहर जाने का रास्ता नहीं है। जब उसने पूछा कि आयरन टेल ईगल जैसे जानवर कहाँ से आए, तो एबट ने बताया कि वो उन्हें खुद पाल रहा था, यहाँ तक कि चेले भी फंसे हुए थे। जिंदा रहने के लिए उन्हें डीमन बीस्ट खाने पड़ते थे, जो करप्शन का सामना किए बिना मौत की सजा के बराबर था। एबट, जिसे यकीन था कि लड़का फंस चुका है, उसने समझाया कि उसका सीक्रेट फॉर्मूला ही इकलौती चीज थी जो उस पागलपन को टाल रही थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा जांगपिंग को शक था, हालांकि हकीकत कहीं ज्यादा भयानक थी। जिससे उसने पूछा कि एबट उसे जिंदा चाहता ही क्यों है। एबट ने एक टेढ़ी मुस्कान दी और बताया कि उस फॉर्मूला के लिए सबसे छोटे चेलों के मांस को रोजाना के टॉनिक में पकाना पड़ता था। माउंट शिन्फो का नाम 1000 बुद्धिस्ट के नाम पर रखा गया था। फिर भी एबट ने मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या लड़के को उस विरासत लेगेसी की असली कीमत समझ आई। जांगपिंग की रूह कांप उठी जब उसे एहसास हुआ कि लगभग 4000 लोगों में से सिर्फ ये कुछ ही बचे हैं। एबट काफी प्राउड दिख रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसका पेट मरोड़ रहा है, क्योंकि ये कोई मंदिर नहीं बल्कि एक जीता जागता परगेटरी था जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। एबट के एरोगेंट चेहरे को घूरते हुए जांगपिंग ने कहा कि अब जब सारे डिसाइपल्स मर चुके हैं तो दवा बनाने के लिए कोई बचा ही नहीं है। एबट इतना हंसा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा कि उसे इन बीस्ट्स को खाने में कोई डर नहीं लगता और वो खुशी खुशी इंतजार करेगा कि पहले कौन मरता है। उसने गौर किया कि जमीन पर पड़ी ये लाशें उसे 10 साल से भी ज्यादा समय तक जिंदा रख सकती हैं, जिससे जांगपिंग की किस्मत दांव पर लग गई। जैसे ही एबट की आंखों में मांस के लिए लालच दिखा, जांगपिंग ने बस इतना पूछा कि क्या उस बूढ़े में उसे खाने की हिम्मत है। उसने एक गहरी और डरावनी हंसी हंसी, जिससे एबट की हालत खराब हो गई और बूढ़े ने घबराकर पूछा कि भला इसमें हंसने वाली क्या बात है। एक कोने की तरफ बढ़ते हुए उसने पर्दा फाड़ा और उसमें आग लगा दी। जैसे ही आग की लपटें उठी, उसने शांति से पूछा कि अगर सारी लाशें जला दी जाएं तो एबट कितने दिन टिक पाएगा। एबट का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो दहाड़ते हुए लड़के पर चिल्लाया कि क्या उसकी वाकई ऐसा करने की हिम्मत है। कांपते हुए हाथों से जांगपिंग ने लाइटर गिरा दिया और आग तेजी से बिस्तरों और फर्नीचर में फैलने लगी। अपनी कीमती रसद प्रोविजंस को धुएं में उड़ते देख एबट पागल हो गया, जबकि उड़ती हुई गर्मी के बीच जिनपिंग का चेहरा अजीब तरह से शांत और सौम्य लग रहा था। बूढ़ा गुस्से में चिल्लाता रहा और लड़के से पूछा कि क्या वो मौत मांग रहा है, पर जिनपिंग ने बस अपने हाथ फैला दिए। एकदम मासूम बनते हुए उसने बूढ़े मंक से कहा कि उसका हाथ बस फिसल गया था। जवाब में एबट ने एक लंबी छलांग लगाई। उसकी उंगलियां पीली पड़ गईं और नाखून एक तेज रोशनी के साथ चमकने लगे, जिससे उसकी परफेक्टेड ईगल क्ला टेक्निक का पता चला। जांगपिंग की सांसें थम गईं। उसने सोचा कि इस लेवल तक पहुंचने के लिए किसी को कितनी गोलियां खानी पड़ी होंगी, लेकिन जांगपिंग डगमगाया नहीं।
आखिर वो वही जुझारू फाइटर था जो वो हमेशा से था। जैसे ही बूढ़े मॉन्क ने हमला किया, जांगपिंग ने हाथ को चकमा दिया और बाईं ओर खिसक गया। उसने गौर किया कि बूढ़ा ताकतवर तो है, लेकिन उसकी स्पीड कम है। उसने एबट का हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसकी बनावट घिनौनी और नरम थी। जब चमड़ी उसके हाथ में निकल आई तो जांगपिंग का जी मिचलाने लगा। उसके नीचे अनगिनत पुस्ट्यूल्स थे जो किसी बायोलॉजिकल डरावने सपने जैसे लग रहे थे। एबट अपने खून से सने दांतों के साथ मुस्कुराया। मॉन्क को लड़के की बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने समझाया कि डीमन बीस्ट को जन्म देने के लिए पहले खुद बीस्ट बनना पड़ता है। उसने शीखी बघारी कि इसी हाथ ने अनगिनत आयरन टेल्ड ईगल्स को मारा है, और जांगपिंग से कहा कि वो खुशनसीब है जो अगला शिकार बनने जा रहा है, जो कि जाहिर तौर पर बस उसकी अपनी सोच थी। जांगपिंग ने मंक की किस्मत वाली बात को कोसा। कभी एबट ने नरक में जाने और दूसरों को बचाने के बारे में एक बुद्धिस्ट कहावत सुनाई। एबट का हाथ तेज धारदार पंजों में बदल गया और वो बिना रुके इतनी तेजी से हमला करने लगा कि बचने की कोई जगह नहीं बची। जांगपिंग को उन ईगल क्लॉज का सीधा सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने महसूस किया कि खुशनसीबी से इस हालत में बूढ़े का सिर्फ एक ही हाथ काम कर रहा था। एक स्टाइलिश स्लाइड के साथ उसने बूढ़े मंक के हमले को चकमा दिया। उस पल उसे एहसास हुआ कि बूढ़े की कमजोरी के बारे में उसका शक सही था। एबट एक अनफिनिश्ड प्रोडक्ट था। जैसे ही बूढ़े का बैलेंस बिगड़ा, जांगपिंग तुरंत उस पर झपटा और एक जोरदार वार किया। जांगपिंग ने एबट की बाईं टांग पर हमला किया और जैसे ही हड्डी टूटी, बूढ़ा हक्का बक्का रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सालों की आयरन आर्म कल्टीवेशन उसका साथ छोड़ गई। जल्द ही उसकी दाईं टांग का भी वही हाल हुआ और वो अधमरा हो गया। जांगपिंग कमर पर हाथ रखकर खड़ा हो गया और अपनी चालाकी पर गर्व महसूस करने लगा। उसने बूढ़े मॉन्क को ताना मारा कि अब वो सारा घमंड कहाँ गया, जबकि एबट बदहवास से बैठा था, मानो दर्द का एहसास भी भूल गया हो। इससे पहले कि मॉन्क एक लफ्ज भी कह पाता, जांगपिंग का हाथ नीचे आया और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं, लाश पर खून के 5 निशान छोड़ते हुए। आखिरकार जब वो बूढ़ा भूत मर गया तो उसने राहत की लंबी सांस ली। हालांकि ऊपर से वो शांत दिख रहा था, लेकिन उसका दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। आखिर ये पहली बार था जब उसने किसी की जान ली थी, और एड्रेनलिन कम होने के बाद ही उसे एबट की शक्तियों में कुछ अजीब सा लगा। बूढ़े का स्पिरिचुअल रेल्म बहुत ही असंतुलित था। पूरी लड़ाई के दौरान उसने ज़्यादा ची का इस्तेमाल नहीं किया था, जिससे जांगपिंग सोचने लगा कि क्या मॉन्क को पता ही नहीं था कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। उसने ज़्यादा सोचना छोड़ दिया क्योंकि मंदिर उसके चारों ओर जल रहा था और लपटों ने आसमान को रोशन कर दिया था। हालांकि उसे इस स्थिति पर थोड़ा पछतावा भी हो रहा था। हमने देखा कि वो थोड़ा निराश था कि उसे इस रिफ्ट में कोई लेजेंडरी ट्रेजर नहीं मिला। कहानियों की तरह नहीं, जहां हीरोज को जादुई खजाना मिल जाता है। उसने आ भरी और महसूस किया कि शायद वो थोड़ा लालची हो रहा था। अगर एबट को पता चलता तो शायद वो खून की उल्टियां करता, ये सोचकर कि उसने लड़के को ढूंढने में कितनी मेहनत की थी। मॉन्क ने उन आयरन टेल्ड ईगल्स का शिकार खास तौर पर उसे खिलाने और उसका स्पिरिचुअल लेवल बढ़ाने के लिए किया था। फिर भी जांगपिंग को लग रहा था कि ये काफी नहीं था। उसने अपने जले हुए बालों की कुछ लटों को धीरे से फूंका और ये पक्का करने के बाद कि उसका लुक अभी भी ठीक है, वो बेमन से जलते हुए खंडहरों से बाहर निकल गया। उसने खामोशी से 1000 बुद्धा माउंटेन और बूढ़े मॉन्क को विदाई दी, और सब कुछ होने के बावजूद उसे एक अजीब सा दुख महसूस हुआ। दुनिया वाकई बहुत अजीब जगह है, उसने सोचा, और आखिरकार उसे रिफ्ट का चमकता हुआ दरवाजा मिल गया और वो बाहर निकलने के लिए रोशनी की ओर बढ़ गया। अचानक रेडियो की आवाजें गूंजने लगी क्योंकि एक रुकी स्क्वाड ने ऐलान किया कि वे तय लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। जांगपिंग का दिल जोर से धड़का और वो तुरंत लंबी घास में छिप गया, क्योंकि सिटी डिफेंस टीम के लोग अपनी स्टैंडर्ड गियर में वहां आ पहुंचे थे। 13 सिटीज अपनी रफ्तार के लिए मशहूर तो थीं, लेकिन इस बार टाइमिंग गलत हो गई थी। ये साफ तौर पर एक टाइम रिफ्ट था। टेक्स्ट बुक्स के मुताबिक टाइम रिफ्ट्स बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि आप अंदर चाहे जितने भी समय तक रहें, आप ठीक उसी पल वापस आते हैं जब आप बाहर निकले थे। अंदर 10 साल की कल्टीवेशन, बाहर का सिर्फ 1 सेकंड हो सकता है। ऐसा रिफ्ट 80 मिलियन में बिक सकता है, जो किसी भी इंसान का सोशल स्टेटस हमेशा के लिए बदल सकता है। बड़े खानदान अक्सर इन्हें खरीदते हैं ताकि वे स्पेस को स्टेबलाइज कर सकें और अपने जीनियसेस के लिए समय की रफ्तार बढ़ा सकें। देखते ही देखते जांगपिंग को लगा कि दांव बढ़ रहे हैं। जितना ज्यादा जांगपिंग ने इसके बारे में सोचा, उसका दिल उतना ही दुखा। उसने एक बहुत बड़ी दौलत खो दी थी और उसे पता था कि ये इनाम उसके लिए संभालना बहुत मुश्किल था। हमने उसे बेबसी से देखा जब रुकी स्क्वाड उस रिफ्ट की ओर बढ़ी। 1 कदम 2 कदम उन्होंने अंदर जाने के लिए पैर उठाए ही थे कि अचानक रिफ्ट की रोशनी हवा में गायब हो गई। जांगपिंग झटके में चिल्लाने ही वाला था जब हाई लेवल एक्सपर्ट्स का वो ग्रुप मिट्टी में मुंह के बल गिरने से बचा। पूरी टीम उलझन में थी और एक महिला मेंबर ने कैप्टन से पूछा कि क्या वे वाकई अंदर गए थे या नहीं। कैप्टन भी उतना ही हैरान था, हालांकि उन्हें नियम रटे हुए थे। ये पहली बार था जब उन्हें अपनी ही आंखों पर शक हुआ। एक रिफ्ट अपने आप कैसे गायब हो सकता है, जैसे वो लुका छिपी खेल रहा हो। सच कहूं तो ये उनकी पूरी पढ़ाई के खिलाफ था। लंबी घास में छिपे जांगपिंग की हंसी नहीं रुक रही थी। वो अपना मुंह दबाए बैठा था ताकि इस पागलपन पर आवाज ना निकल जाए।